सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और आज की इस वीडियो में हम यार क्लास 9 मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि कल के एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले यार इसमें पैटर्न वाइज जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, तो इसको सीरियल वाइज देखते चलना और समझते जाना क्योंकि कल के एग्जाम में आपको फोड़ कर आना है। तो चलो यार टाइम को ज्यादा ना लेते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देके रखा है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या होता है। परिमेय संख्या के लिए कंडीशन होता है जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए लेकिन जो है वो P 0 हो सकता है। तो ये कंडीशन याद रखना। और ये किसमें होता है, ये होता है परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या में क्या होता है, जिसका अंडर रूट में रहे, जैसे पाई हो गया, और जिसका अंडर रूट में कोई जिसका निश्चित मान ना निकले वो होता है अपरिमेय संख्या। साथ ही साथ क्या है यार, जो अनावसानी पुनरावृत्ति होता है जिसमें जो है जैसे इस तरह से बढ़ेगा 1 0 डबल 1 डबल 0 ट्रिपल 1 ट्रिपल 4 0, इस तरह से अगर बढ़ा तो उसको हम अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पे देखो इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो क्या होगा, जो 3 है वो परिमेय संख्या हो जाएगा। बाकी बात देखो यहाँ पे अंडर रूट 3 था और अंडर रूट 3 का मान कितना होता है 1.73 और इसका अगर हम मान निकालेंगे तो कोई निश्चित वैल्यू नहीं निकलेगा, इसलिए हम अपरिमेय संख्या इसको बोलेंगे। और पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या, तो इसको याद डेफिनेटली रखना। आगे देखो अगला नंबर में दिया है, दो परिमेय संख्याओं के गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होते हैं। तो याद रखना, जब दो परिमेय संख्या का गुणनफल किया जाता है तो वो एक परिमेय संख्या ही होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलो 1/2 है और हम 0 को गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0/0 आ जाएगा। और ये 0 क्या होगा, 0 एक परिमेय संख्या कहलाएगा। आगे देखो अगला है, 0 किस प्रकार की संख्या है। तो 0 को हम बोलेंगे यहाँ पे परिमेय संख्या। अगर यहाँ पे पूर्ण संख्या रहता तो हम उसको पूर्ण संख्या बोल सकते थे, क्योंकि 0 क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है। अगला देखो 4 नंबर में दिया, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक होता है वास्तविक संख्या। आपको पता होगा कि वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो अगर यहाँ पे इस तरह से पूछा कि एक प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है, तो वास्तविक संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो वो भी वास्तविक संख्या। अगर इस तरह से उल्टा दे कि वास्तविक संख्या क्या है, तो परिमेय केवल परिमेय, केवल अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय दोनों, तो इसमें दोनों में टिक लगाना, क्योंकि वास्तविक संख्या जो है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, 3 और 4 के बीच निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या होगा। तो अगर दो अंक रहेगा उसके बीच परिमेय संख्या पूछेगा तो क्या करना, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड दे देना। यहां पे दिया 3 और 4 और 3 और 4 को जोड़ो, 3 प्लस में कितना होगा 4 और बट्टे में 2 कर देंगे, तो इस तरह से 7/2 है। अब देखो ये 7/2 किसी ऑप्शन में है नहीं है, तो समझ जाना रॉन्ग आंसर दिया, जो कि हम इसमें हो सकता है गलत, लेकिन वहां पे जो आपका एग्जाम लेगा वहां पे गलत नहीं देगा। तो इसका अगर 7/2 किसी में रहता तो 7/2 में टिक लगा देना। आगे है क्वेश्चन नंबर 6 में, यदि 64x बराबर ये है। तो इसमें देखो यार पावर में अगर इस तरह से रहे, सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना, उसके बाद एक एक करके निकाल लेना। जैसे यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से जाएगा 32 बार में, फिर 32 को लगा देंगे 16 बार में, ये चला गया, 2 से 8 आ गया, फिर 2 से 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। इस तरह से देखो 2 कितना बार आया, 2 4 6 बार आया। तो क्या हम लिख सकते हैं इसको, क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 के पावर में 6, कितना लिखेंगे 2 के पावर में 6, और x है तो x लिखेंगे बराबर में, बराबर में कितना दिया 8, और 8 का अभाज्य गुणनखंड करो कितना आएगा, 4 बार में जाया, 2 से 2 बार में गया। अब देखो ये 2 कितना बार आया, 3 बार, तो इसको लिखेंगे 2 के पावर में 3। बात तो एक ही है, इसको हम क्या किए, अलग अलग कर दिए। अब देखो यहाँ पे ये दो बेस और बेस सेम है और पावर पावर अलग है, ये सेम रहेगा तो पावर पावर भी एक दूसरे के इक्वल ही होता है। तो क्या हम लिख सकते हैं 6x बराबर 3, इस तरह से 3 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि x बराबर आ गया 1/2। अब देखो ये 1/2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ये इस तरह से सही हो जाएगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो इसी तरह से हल करना है। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेना, उसके बाद जो भी कटेगा उसको काट देना, फिर जो आंसर होगा वो हो जाएगा। आगे देखो इनमें से कौन एक चर वाले बहुपद हैं। तो देखो यार चर किसको बोलते हैं, चर बोलते हैं जैसे ABCD में कुछ अल्फाबेटिकल लेटर हो गया उसको चर बोलते हैं, अचर बोलते हैं अंक को।
तो बोला एक चर में बहुपद, तो देखना है कि एक गो चर किसमें है। यहाँ पे देखो x और y है, यहाँ पे ABCD का 2 गो लेटर है, तो इसको बोलेंगे दो चर वाले बहुपद। यहाँ पे देखो एक x है, यहाँ भी x है, मतलब यही x और x ही है, तो इसको हम बोलेंगे ये है क्या, एक चर में बहुपद। अगर कोई चर में बहुपद नहीं पूछता तो 3 हो जाता, और अगर दो चर में बहुपद हो जाता तो ये दोनों ही क्या है, दो चर में बहुपद है। और इस तरह से पूछ सकता है, इस तरह से यहाँ पे पूछ सकता है कि कौन एक पद है, द्विपद है। तो यहाँ पे देखो x और y दो पद है ना, तो ये द्विपद होगा। यहाँ 3 पद है, त्रिपद होगा, ये भी त्रिपद होगा, और ये क्या होगा, ये एक पद ही होगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया है बहुपद का 2x + 6 का शून्य क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, शून्यक निकालने बोले, तो जो भी समीकरण रहेगा, जो भी बहुपद रहेगा, उसके इक्वल में 0 रख देना। यहाँ पे दिया 2x + 6, तो लिखेंगे यहाँ पे 2x प्लस में 6 बराबर में 0। अब बताओ x बराबर क्या आ जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में 6 आ जाएगा, और बट्टा में कितना गया 2, 2 से काट दिए तो कितना आया -3। अब ये देखो -3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस टाइप का अगर शून्यक पूछे तो बराबर में 0 रख देना, और फिर इसी तरह से हल कर लेना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है बहुपद x पर पावर 4 - 3x² - 5 का घात क्या है। तो अगर पूछे घात क्या है, तो उस बहुपद में, उस समीकरण में देखना जो पावर में अधिकतम अंक कितना है, वो क्या कहलाता है, वो घात कहलाता है। तो यहाँ पे देखो 4 है और यहाँ 2 है, अधिकतम कौन है, 4 है, तो कौन सा हो जाएगा, डी नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया यदि px बराबर इतना है तो p0 का मान क्या होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन दे तो समझ जाना यहाँ पे जो मान है वो x के जगह पर रख देना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x -1 है तो 0 माइनस में 1 होगा। इस तरह से क्या आया, -1, और ये -1 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया 2x पर पावर क्यूब है -5x² - x + 3 में x² का गुणांक क्या होगा। अगर किसी भी अंक का, किसी भी चर का गुणांक पूछे तो क्या करना है कि उसमें देखना है, जैसे x² का पूछा है, गुणांक माने क्या है, जो अंक गुणना है, तो इनमें देखना x² में वहां पे सामने में कौन सा अंक गुणना है, 5 है तो 5 है, और अगर माइनस में रहेगा तो माइनस आगे लिख देना। प्लस में नहीं लिखते हैं तो चलता है, लेकिन माइनस में लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा बोलो, -5 इसमें गुणना में है तो क्या होगा, -5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखो 12 नंबर में दिया है कि यदि किसी बहुपद इतना को x - 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें। तो इसमें देखो यार क्या करना है कि सबसे पहला जो छोटा रहेगा बहुपद, जो x में रहेगा, जिसके पावर में कुछ नहीं रहेगा, उसका पहले शून्यक निकाल लेना। x - 1 है तो x - 1 का शून्यक निकालेंगे, बराबर में 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 1 आ गया। अब x बराबर 1 आ गया, अब क्या करना है, px जो दिया रहेगा उसी में x का मान रख देना। यहाँ पे क्या दिया, x के पावर में 3 है तो यहाँ पे 1 आया, तो 1 के पावर में रखेंगे 31 प्लस में 1, ये आ गया 1 + 1, इस तरह से क्या निकल के आ गया 2। अब ये देखो 2 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आपको भी इसी तरह से हल कर लेना है। आगे देखो दिया है निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है। देखो मैंने पहले भी बताया, देखना है कि दो पद किसमें है। यहाँ पे देखो ये एक पद, दो पद, तीन पद हो गया, ये त्रिपद होगा, यहाँ पे एक पद ही होगा, ये भी त्रिपद। यहाँ पे देखो एक ए है और एक ये, यानी कि यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी में 5x² - 9x क्या है, एक द्विपद है। अगला क्वेश्चन बोला कि x² - 9x + 14 का गुणनखंड है। तो देखो यार अगर इस तरह से पूछे, गुणनखंड पूछे, तो क्या करना कि फर्स्ट वाला और लास्ट में संख्या को गुणना करना। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पे 14 है, 14 कम कितना होगा 14, और 14 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा बोलो, 2 से लगा दिए, 7 बार में गया, फिर 7 कम 7। अब क्या करना है, सो देखो अब उसको ऐसे लिख देना है कि जो बीच में है वो उसके इक्वल में आ जाए। तो क्या हम 7 और 2 कितना, 7 और 2 कितना होता है 9, तो 9 तो आ जा रहा है। तो इसको हम इसी तरह लिखेंगे, x² माइनस में रख दिए, यहाँ पे 7x रख देते हैं। फिर से देखो यहाँ पे रख देते हैं, x² हो गया, माइनस में 7x रख देते हैं, और फिर क्या हो गया, फिर माइनस में 2x प्लस में 14। चूंकि माइनस में दोनों इसलिए लिखे क्योंकि आगे में यहाँ क्या था, माइनस था, इसलिए दोनों माइनस में लिखे। अब देखो इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर देना। इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, x को, तो x - 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 को कॉमन ले सकते हैं, क्या आ जाएगा, x - 7। अब देखो यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस कैसे हुआ, तो अगर इसको ब्रैकेट में लेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस ही होगा।
अब देखो यहाँ पे ये जो है और ये सेम है, इसको एक बार लिखेंगे तो क्या होगा, x माइनस 7 हो जाएगा और ये x माइनस में 2, एक x माइनस में 2। अब देखो x माइनस 7 और x माइनस 2 किसमें, ऑप्शन नंबर बी में देके रखा है, तो इस तरह से क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, इस यहाँ पे देखो ध्यान से देखना कि एक आकृति दिया है और इसमें पूछा बिंदु बी का निर्देशांक क्या है। देखो यार, इससे जो जो क्वेश्चन बन पाते हैं उससे पहले को मैं क्वेश्चन करा देता हूं कि ये देखो, ये जो लाइन है इस तरह से, इसको पूरे को बोला जाता है चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ये है एक्स अक्ष को बोलते हैं क्षैतिज रेखा और वाई अक्ष को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। और यहाँ पे देखो ये फर्स्ट चतुर्थांश में जो साइन, अगर इसको बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसको सेकेंड और इसको थर्ड और इसको बोला जाता है फोर्थ। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट चतुर्थांश में जो मान होता है वो दोनों होता है प्लस में, किस में होता है, प्लस में, और सेकेंड चतुर्थांश में किस में होता है, माइनस में, फिर प्लस में, थर्ड में दोनों होता है माइनस माइनस में, और फोर्थ में जो होता है एक प्लस, फोर्थ में प्लस में और माइनस में होता है। तो ये चीज याद रखना। और जहां पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष कट करता है, ये जो बिंदु है इसको बोलते हैं मूल बिंदु। और अगर मूल बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो 0,0, और अगर x अक्ष का समीकरण पूछा तो y बराबर में 0, अगर y अक्ष का समीकरण पूछा तो x बराबर में 0, उल्टा समझना। और अगर x अक्ष का पूरा निर्देशांक क्या होता है, तो x अक्ष का निर्देशांक y बराबर 0 होता है ना। x अक्ष का समीकरण क्या होता है, x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0, तो y को 0 रख देना, यानी कि x, 0। x अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, x, 0। y अक्ष का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो 0, y। तो इतना याद रखना, जो कि डेफिनेटली इससे यार क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, बिंदु बी का निर्देशांक क्या होगा। अब इसमें ढूंढो बिंदु बी कहाँ है, तो बिंदु बी यहाँ है। अब देखो सबसे पहले देखना x अक्ष में कौन सा अंक है, फिर y अक्ष में यहाँ पे कितना है, -5, और यहाँ पे कितना है माइनस, यहाँ पे कितना है 2, यानी कि -5 और फिर 2, और -5 और 2 किस ऑप्शन में है, तो -5 और 2 ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया निर्देशांक -3 और 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब -3 और 5 को ढूंढो। -3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और -5 कहाँ है, -5 यहाँ है। अब ये जो बिंदु है किसको मिल रहा है, वो ई बिंदु को मिला रहा है, तो ऑप्शन नंबर ई किस में है, ऑप्शन नंबर बी में ई है, तो बी हो जाएगा। आगे बोला डी का भुज। एक चीज और याद रखना कि एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु विद्यमान हो उसको बोलते हैं भुज, और वाई अक्ष पर विद्यमान हो तो उसको बोलते हैं कोटि। तो इसको बोलेंगे यहाँ पे भुज बोलेंगे, और वाई अक्ष पर अगर देगा, वाई अक्ष पर देगा तो उसको क्या बोलते हैं, हम कोटि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोटि। अब देखो इसमें क्या पूछा था, डी का भुज। अब बिंदु डी ढूंढो, कहाँ है बिंदु डी, यहाँ है। तो यहाँ पे देखो ये किसमें है, नीचे में क्या है, 6 है, तो डी बराबर, डी का भुज क्या हो जाएगा, डी का भुज 6 हो जाएगा। और अगर कोटि पूछता तो कितना होता, 2 हो जाता। तो इसका 6 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बिंदु एच की कोटि क्या है। अब देखो यहाँ पे बिंदु एच की कोटि, एच बिंदु कहाँ है, तो एच बिंदु है यहाँ, और कोटि वाई अक्ष वाला बोलते हैं। यहाँ पे कितना है, -3, तो एच की कोटि क्या होगा, -3, और ये -3 ऑप्शन नंबर बी में देके रखा है। आगे है 19 नंबर में बिंदु M का निर्देशांक क्या होगा। अब देखो यहाँ पे बिंदु M कहाँ पे है, तो बिंदु M दे करके रखा है यहाँ, तो इस जगह पे देखो ये -3 है, यानी कि -3 हो गया, और y तो कुछ दिया नहीं है, तो y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि -3, 0। और ये किस ऑप्शन में दिया है, -3, 0, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखो अभी मैंने बताया कि x और y अक्ष के कट्टान बिंदु को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और अगर इसका निर्देशांक पूछेगा तो 0,0, इसको याद रखना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है, यदि 2 और 0 रेखिक समीकरण इतना का एक हल है तो k का मान क्या होगा। देखो यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया हल है, तो इसका मतलब समझ जाना, यहाँ पे ये जो मान दिया है वो किसका दे करके रखा है, एगो x का और एगो y का मान दे करके रखा है। ठीक है, तो इस समीकरण में x और y का मान पुट करेंगे तो कितना होगा, 2 गुनी 2, फिर प्लस में 3 गुना क्या हो जाएगा, y कितना है, 0 है, बराबर में कितना होगा, k हो जाएगा। 2 दूनी 4 हो गया, प्लस में k बराबर में 0। इस तरह से बोलो k का मान कितना आ गया, k का मान आ गया 4, और ये 4 किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखो बोला 2 चर वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो 2 चर वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax + by + c = 0। अगला क्वेश्चन है, 2 चर वाले रेखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित होता है कैसे, तो उसको हम बोलेंगे एक सरल रेखा। मतलब इसको हम खींचेंगे, पता चलेगा कि एक सरल रेखा है।
अगला क्वेश्चन है x बराबर 5 y बराबर 2 निम्नलिखित में से किस रेखिक समीकरण का हल है। तो देखो यार क्या करना, इसमें x बराबर 5 y बराबर 2 सब समीकरण में इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो मान रख के देख लेना, बराबर के उस साइड में जो मान रहेगा अगर उसके इक्वल आया समझ लेना वही सही होगा। तो x बराबर 5 है तो x बराबर अगर यहाँ 5 रखते हैं, y बराबर 2 रहते हैं, 5 2 कितना होता है 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस तरह से हमारा सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है रेखिक समीकरण इतना का एक हल क्या है। बात देखो क्वेश्चन वही है, सिर्फ पलटा दिया, उसमें मान दिया था और इसमें मान पूछ दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली मान को रखेंगे बराबर में 12 जिसके इक्वल आएगा वो होगा। अगर x की जगह पर 2 रहते 2 दूनी 4 और 3 3 9 9 4 कितना हो जाता 13, तो ये तो होगा नहीं। 3 रखेंगे 3 दूनी 6 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया 6 6 12, यानी कि इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 में यदि बिंदु 2,3 x प्लस वाई बराबर के द्वारा निरूपित रेखा है तो k का मान क्या होगा। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे k का मान दे x और y का मान दे दिया तो क्या होगा 2 प्लस में 3, 2 प्लस 3 कितना होगा 5, यानी कि k का मान कितना आ गया 5 आया। और ये 5 किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर डी में दे के रखा है, तो इस तरह से क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 में रेखिक समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 12 का आलेख x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो यहाँ पे देखो ये समीकरण दिया है, अब फिर से मान रख दो, बराबर में 12 आएगा वही होगा, 4 चौका 16 होगा, 5 4 चौका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। 0 रखेंगे और 6 तिया 18 हो गया, ये भी नहीं होगा। 3 रखेंगे 4 तिया 12 हो गया प्लस में 0, यानी कि इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे है 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। पूरक कोण आपको पता होगा, पूरक कोण माने कि दो कोणों का योग 80 एक 90 डिग्री। पूरक कोण में दो कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो एक कोण दिया है 60 डिग्री, दूसरा कोण अगर हम y निकालेंगे तो 90 माइनस में 60 कर देंगे, इस तरह से क्या आएगा 30 डिग्री। और ये 30 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आगे देखो बोला है कि वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो क्या बोलते हैं। 90 डिग्री से अधिक 180 से कम हो उसको बोलते हैं अधिक कोण। न्यून कोण क्या बोलते हैं 0 से अधिक 90 से कम। और अगर सम कोण बोले तो क्या होता है 90 डिग्री, और अगर सरल कोण बोले तो क्या होगा 180 डिग्री। अब देखो अगला क्वेश्चन है उस कोण की माप क्या होगी जो अपने पूरक के आधे से 30 अधिक है। पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग एक 90 डिग्री होता है। तो एक कोण निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा बोलो 90 माइनस में क्या करेंगे हम x कर दिए, और बोला 30 अधिक है किससे, आधे से 30 अधिक है, आधा रख दिए। एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 2 आ गया, ये हो गया 90 माइनस में x प्लस में 1 दूनी 2 30 दूनी 60 x बराबर, अब बताओ इधर क्या होगा 2x बराबर, और ये 90 और 60 कितना हुआ 150, 2x बराबर, और ये कितना होगा 2x, इधर x को ले आए तो x बराबर में कितना आया 150, यानी कि 3x बराबर कितना होगा 150 हो जाएगा। 3x बराबर कितना आ गया 150 आ गया। काट देंगे 3 से 3 5 15, यानी कि x बराबर कितना आ गया बोलो, x बराबर आ गया 50, और ये 50 किस ऑप्शन में है तो ये देके रखा है ऑप्शन नंबर डी में, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखो बोला कि नीचे दी गई आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो इसका एंगल COE का मान क्या होगा। तो देखो यार अगर किसी लाइन पर मान पूछे तो वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो ये किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ पे पूछा क्या है एंगल AOC और BOE कितना दिया, एंगल AOC और BOE दिया है 70 डिग्री। ये दोनों, ये जोड़ और ये जोड़ दोनों को मिला करके कितना दे के रखा है, ये 70 डिग्री दिया है। निकालना क्या हमको, ये निकालना है। तो बताओ यहाँ पे कितना डिग्री का कौन बन रहा है 180, तो क्या होगा बोलो एंगल COE प्लस में कितना होगा 70 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। 70 डिग्री घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 110 डिग्री, और 110 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे है दी गई आकृति में AB समांतर CD है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। सबसे पहले देखो कि यहाँ पे ये जो क्रॉस लाइन है ये कट कर रहा है, तो बताओ शीर्षाभिमुख कोण से क्या होगा, y का मान 130 आ गया। अब इसका मान निकालेंगे x का, देखो यहाँ पे अगर रेखिक युग्म लगाएंगे 180 बनता है, 180 में 50 घटा दो कितना आ गया 180 में 50 घटा देंगे तो 130 डिग्री आ गया। अब बोला कि दोनों का योग 130 कितना आया 260 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको हल करना है। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है पता होगा, आमने सामने की कोण वगैरह बराबर होता है। आगे क्वेश्चन है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है तो 180 डिग्री। अगर बोलेगा समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री। अगर बोलेगा यहाँ पे त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है तो 360 डिग्री, इसको याद रखना।
आगे क्वेश्चन है किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं। तो एक त्रिभुज में पता होगा त्रिभुज के तीनों कोना योग को योग कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर एक और 90 डिग्री समकोण 90 डिग्री के इक्वल होता है तो दो कोण अगर करेंगे तो बताओ एक 90 डिग्री बाकी बात दो न्यून कोण होगा। अगर पूछे दो न्यून कोण होगा, हालांकि 3 न्यून कोण बन सकता है। एक त्रिभुज में कितने न्यून कोण बन सकते हैं 3 न्यून कोण। अगर समकोण पूछेगा तो क्या हो जाएगा समकोण 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दिया है। इसमें ए बी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर पी आर, सी ए बराबर पी क्यू है। तो इसमें देखो यार, इसमें क्या देखना, भुजा देखना कौन बराबर मिल रहा है। एक भुजा अगर किसी में मिल जाए तो उसमें टिक लगा देना। यहाँ पे देखो बी सी भुजा जो है वो किसके इक्वल है, पी आर के, तो पी आर के इक्वल। यहाँ पे देखो ए बी भुजा किसके इक्वल है, इसमें देखो ए बी भुजा किसके इक्वल है, क्यू आर के। तो ए बी भुजा क्यू आर के इक्वल है, ए बी भुजा क्यू आर के इक्वल है, नहीं है। सी ए भुजा किसी के इक्वल है, नहीं है। तो बी ए भुजा किसी के इक्वल है, देखो बी ए भुजा किसी के इक्वल है, नहीं है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज के सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। तो देखो यार, सर्वांग समता की कसौटी याद रखना क्या क्या होता है, एस ये एस हो गया, ए एस हो गया, एस 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 हो गया, और फिर कुछ होता है, हाँ होता है ए एस एस। ये क्या होता है, ए एस एस हो गया एक सर्वांग समता की कसौटी। और डबल एस ये सर्वांग समता की कसौटी नहीं होता है, ये याद रखना। और इसके साथ साथ एक आर एच एस भी सर्वांग समता की कसौटी होता है। अब आगे है दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के संगत युग्म बराबर हो और वह भुजा जिस पर दोनों कोण बने हैं बराबर हो तो किस प्रकार सर्वांगसम होंगे। देखो इसमें क्या बोला कि दो कोण है और एक वो भुजा है, तो दो कोण एक भुजा क्या होगा, ए एस से। अगला है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने होते हैं, तो ये होते हैं 60 डिग्री के इक्वल। आगे है 39 नंबर में, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है तो वो क्या कहलाएगा। देखो एक त्रिभुज का तीनों भुजा है, मान के चलो ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भुजा बराबर है, ये बराबर है और नीचे वाला भी बराबर है। तीनों भुजा बराबर यानी कि साइड इक्वल है, तो क्या होगा, साइड से क्या होगा, वो सर्वांगसम कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में इतना में नियम से सर्वांगसम होगा। तो यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे एक 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, जहां पे समकोण बनेगा आंख मूंद के लगा देना, वो क्या होगा, राइट एंगल हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे देखो यार, किस टाइप के और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एक याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोलेगा कि एबीसी एक त्रिभुज है, यदि ए बी बराबर ए सी है, एक एंगल का मान दिया रहेगा, दो भुजा बराबर रहेगा, उस टाइम हम क्या करेंगे। सबसे पहले देखो यार, यहां पे क्या बोला, एबीसी क्या है, एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है, AB जो है वो AC के बराबर है, एंगल AC भी कितना दिया है, ये दिया है 70 डिग्री। तो बोला B का मान क्या होगा, याद रखना अगर भुजा अगर आपस में समांतर बराबर दिया रहेगा तो उसका जो आमने सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो ये 70 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 70 डिग्री। मतलब जितना दिया रहेगा आंख मूंद करके उसमें टिक लगा देना, कोई दिक्कत नहीं, गलती नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 में। अब देखो 8 चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे इसमें दिया एक चतुर्भुज के कोण इतना अनुपात में है, चतुर्भुज के छोटे कोण का मान क्या होगा, या फिर बड़े कोण का मान पूछ देगा। तो याद रखना चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। अगर अंतः बोले या बाह्य बोले तो उतना ही होता है, याद रखना। तो यहाँ पे बोला क्या, 4 गो कोण दिया है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं 3x, एक को मान लेते हैं 5x मान लेते हैं, फिर प्लस में 9x मान लेते हैं, फिर प्लस में 13x मान लेते हैं, और इसको रख देंगे हम 360 के इक्वल रख देंगे, क्योंकि सब मान का जोड़ होता है। अब इसको जोड़ो, ये कितना होगा, 8 हो गया, 16 17 हो गया, और इधर ये 30x कितना आया, 30x बराबर हो गया 360। काट देंगे इसको, 0 0 खत्म हो गया, 3 से काट दिया, 3 कम 3 3 9 6, x बराबर कितना आया 12, x बराबर कितना आया 12। अब छोटा कौन इसमें से देखो यार, छोटा कौन है 3x है, तो 12 तिया कितना होगा 36 हो जाएगा, और ये 36 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। इस तरह से छोटा कौन क्या हो जाएगा 36 डिग्री। और अगर यहाँ पे बड़ा कौन पूछता तो यहाँ पे क्या करते हैं हम 13 से गुणा कर देते। तो इस तरह से क्वेश्चन 8 चैप्टर से पूछ सकते हैं। बाकी बात चैप्टर नंबर 8 में सबसे अंतिम में जो वहाँ पे तुम चैप्टर खत्म होने के बाद महत्वपूर्ण बिंदु दिया रहता है वो पढ़ लेना, थ्योरी, क्योंकि थ्योरी से भी 1-2 क्वेश्चन वहाँ से दे देता है। आगे है किसी चतुर्भुज को भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक क्रम में मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा बना चतुर्भुज क्या कहलाता है, तो यह चतुर्भुज कहलाता है समांतर चतुर्भुज। क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज। इसमें देखो यार, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, परिमेय वाला पूछेगा। सब जितना भी परिमेय है 8 चैप्टर में और 9 चैप्टर में, उस परिमेय को एक बार देख लेना, क्योंकि परिमेय से डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा। आगे
आगे है आकृति में समांतर चतुर्भुज है जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, AE 5 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब बताओ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। B गुणिया H, और यहाँ पे B कितना दिया है 7 दिया है, और 5 कितना, ये ऊंचाई कितना देके रखा है 5, तो इसको गुणा करो 7 गुणा 5 कितना होगा 7 × 5 = 35, और ये 35 किस ऑप्शन में है, तो ये दिया ऑप्शन नंबर सी में, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो यार इसमें फॉर्मूला वगैरह याद रखना कि समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है कि B गुनी H होता है, तो क्योंकि फॉर्मूला याद रखोगे तभी क्वेश्चन बना पाओगे। आगे क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये देखो यार, ये जो क्वेश्चन पूछा है 8 चैप्टर से या 9 चैप्टर से, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है परिमेय जो है उसी से पूछा है, परिमेय से रिलेटेड क्वेश्चन आसान आसान पूछेगा, इसलिए परिमेय को देख लेना एक बार। यहां पे बोला जैसे मान के चलो एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज बना लिए और यहाँ पे जो है एक त्रिभुज बना, तो इसका मान दे करके रखा है 12 और इसका मान क्या होगा, तो इसका मान 12 होगा। अगर पूरा बोला कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 12 12 कितना हुआ 24, तो 24 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे दिया है 26 नंबर में, वृत्तखंड एक चाप तथा किसके बीच का भाग होता है। वृत्तखंड एक चाप और व्यास के बीच का भाग होता है, किसके, व्यास का बीच। देखो यार 10.1 में 10 चैप्टर में 10.1 में जो भी क्वेश्चन एक नंबरिया क्वेश्चन है उसका उत्तर जो है याद कर लेना, क्योंकि वहां से जरूर पूछेगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 27 में, 3 असंरेख बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो असंरेख, संरेख बिंदु बोलते हैं जिसको एक ही लाइन में स्थित हो, असंरेख बोलते हैं अलग अलग हो। तो 3 गो बिंदु है, तो एक बिंदु से एक वृत्त खींचेंगे, दूसरा से 2 खींच लेंगे, तीसरा से 3, इस तरह से हम 3 गो खींच सकते हैं। और अगर 4 बोलता है तो 4, 2 बोलता है तो 2। आगे क्वेश्चन है तो इसका क्या हो जाएगा बोलो 3, यानी कि सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, आकृति में ACB का मान क्या होगा। तो ये याद रखना, एक थ्योरम क्या कहता है कि जो यहाँ पे केंद्र पर जितना मान बनता है ना, वो वृत्त के सतह पर उसका आधा बनता है। तो ये 50 है, तो ये कितना होगा 25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, एक त्रिभुज ABC में AB बराबर इतना है, एंगल ये 60 डिग्री है, तो त्रिभुज की रचना करना संभव कब होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखना, जो भी मान सबसे बड़ा रहेगा उसमें टिक लगा देना, वही होगा। तो इसमें देखो अंतर पूछेगा, सबसे बड़ा कौन है 4.5 है, यहाँ पे 4 दिया, और 4 से बड़ा कौन है 4.5, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 में बोला, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले यार अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले पता होगा त्रिभुज का अगर परिमाप पूछे तो जितना भी भुजा होता है उस सबको जोड़ दो, वो परिमाप कहलाता है। अर्ध परिमाप क्या होगा, 2 से भागा दे दो। तो इसमें अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो डायरेक्टली वहां पे हीरोन सूत्र लगा करके निकाल देना। हीरोन सूत्र क्या होता है, √S × S - A S - B S - C। तो यहां पे देखो यार क्या होगा बोलो, यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये तीनों को जोड़ देंगे, 3 4 5 कितना होगा 12 हो गया, और अर्ध परिमाप निकालेंगे तो कितना होगा 6 होगा। अब हीरोन सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा, S क्या होगा बोलो 6 हो जाएगा, गुना में S - ये S - 3 कितना होगा 3, और फिर फिर 6 - 4 कितना होगा 2, 6 - 5 1 आ गया। अब इसको क्या हम लिख सकते हैं 3 × 2, फिर गुना में 3 × 2 गुना में 1, 3 3 एक बार मिला तो 3 को बाहर, 2 2 एक बार मिला, 2 को बाहर, 3 दूनी 6, इस तरह से 6 कितना आया बोलो, इस तरह से कितना आ गया, इस तरह से आ गया। अच्छा 6 है, 6 रहने देंगे, फिर 6 - 3 करेंगे, 3 आ गया, 6 में 4 करेंगे तो 2 आ गया, और 6 में 5 तो 1, इस तरह से आया, इधर आया 3 3 एक बार 2, यानी कि 6 आया। और 6 किसी ऑप्शन में दिया है क्या, 6 किसी भी ऑप्शन में नहीं दे के रखा है, 6 ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर सी में है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो बताओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4a²। तो यहाँ कितना है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कर दो, कितना आ गया बोलो, √3/4 6 का स्क्वायर हो गया 36, काट दो, 4 9 36, 9 √3 किसमें है, तो ये देके रखा है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए। देखो यार इस टाइप के क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला याद रखना अनिवार्य है, फॉर्मूला को रट करके जाना है तभी बना पाओगे। अगला क्वेश्चन है, r त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³ क्या होता है 4/3 πr³, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखो यार चैप्टर नंबर 13 में तुम्हारे जितने भी 15 क्वेश्चन शायद रहेंगे, सबसे अंतिम में संकेत बिंदु में जाना, जहां पे महत्वपूर्ण बिंदु रहता है वहां पे 15 को जो फॉर्मूला है उसको रट लेना, वहां से 2 या 3 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा। आगे है, r त्रिज्या वाले
तथा h ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r इंटू r प्लस में h। और ये किस से बनेगा, ये बन पाएगा ऑप्शन नंबर सी से। इसको हम कॉमन लेंगे तो यही होगा या फिर ये हो जाएगा, इसको याद रख लेना। अगला है एक घन का आयतन क्या होगा कि घन का आयतन इतना है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बोलो। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। यहाँ पे आयतन कितना दिया, आयतन 512, यानी कि आयतन क्या होता है a क्यूब बराबर आ गया 512। अगर हम यहाँ पे a का मान लिखाएंगे तो अंडर रूट 512 हो जाएगा क्यूब में, इतना कितना आ जाएगा 512 किसका होता है 512 8 का होता है। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 8 हम 64 करेंगे, यानी कि 6 गुना कितना हो जाएगा 6 गुना हो जाएगा 8 64। और जब हम इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको गुना करने पर आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो आएगा 384 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में तभी जब भी आप बना पाओगे जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा, इसलिए फॉर्मूला को रट करके जाना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 35 में, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई इतना है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। पाई का मान लेंगे तो कितना होगा बोलो, पाई का मान 22/7 ले लिए। आर कितना है, तो आर देके रखा है 7, ऊंचाई कितना है 10, काट दो 7 7 खत्म, कितना आया 220। और ये 220 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है प्रथम 5 परिमेय संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जितना भी संख्या दिया रहेगा सबको जोड़ दो और उस संख्या से उतना संख्या से डिवाइड कर दो। प्रथम 5 परिमेय संख्या क्या होगा 1 2 3 4 और 5, सबको जोड़ दो कितना आया 3 3 6 6 4 10 15, और 15 बट्टा में कितना हो जाएगा 2 4 5, 5 को संख्या 5 से डिवाइड कर दो कितना आया 3। तो इस तरह से माध्य निकाल लेना। 3 किस में, ऑप्शन नंबर बी में। सब संख्या को जोड़ देना, जितना भी संख्या उससे भागा देना, वो क्या कहलाता है माध्य कहलाता है। अगर यहाँ पे बोला 5 की बारंबारता पूछा तो 5 इनमें से बारंबारता क्या होगा, 5 कितना बार आया 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 6 बार आया है, तो ऑप्शन नंबर 6 किस में है बी नंबर, तो बी हो जाएगा। इसी तरह से पूछेगा परिसर क्या होता है, तो परिसर अगर बोलेगा तो उच्च सीमा ने जो सबसे बेसी मान रहेगा उसमें कम को घटा देना है। माप भी पूछेगा तो क्या करना, जो बड़ा मान रहेगा वो छोटा को घटा देना, वो निकाल लेना है। और अगर वर्ग चिन्ह पूछेगा तो जो भी संख्या रहेगा दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना। 20 10 कितना होगा 30, 30/2 कितना आ गया 15, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और अगर प्रायिकता पूछा तो प्रायिकता तो बहुत इजी है यार, क्या होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। इसमें बोला एक पासे को 1000 बार फेंका, उनमें से कितना बार 3 बोला कि प्राप्त परिणाम 3 की बारंबारता 150 है, तो क्या होगा देखो सबसे जो छोटा रहेगा, जैसे 150 है 150 आया और कितना में 1000 बार में, तो इतना 150/1000 कर दो। अगर हम इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 1 0 1 0 काट दिए, 2 1 0 15/100, 15/100 की 100, ये कितना आ गया बोलो 15 हो जाएगा 100। क्या ये कट पाएगा 150/1000। फिर से करते हैं, देखो अगर यहाँ पे हम लिखेंगे 150 में लिख देते हैं 1000, ये काट दिए 3 से काट दिए 3 5 15, नहीं 5 से काटते हैं 5 दिया 15 और फिर 5 दूनी 10, 3/20 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा, तो असंभव घटना माइनस वाला जो है घट नहीं सकता है। संभव बोलेगा तो एक, निश्चित घटना अगर संभव बोलेगा तो 0 हो जाएगा, निश्चित घटना बोलेगा तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने मैथ के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो कर लिया। आई होप यार आप एग्जाम में कल फोड़ के आओगे। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना ताकि उन लोग को भी हेल्प मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।